आज हमारे पास एक ग़िज़ाइयत के माहिर है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, कुलसुम इंटरनेशनल हॉस्पिटल से ज़ैनब उस्मान कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट, और ये बात करेंगे डाइटिशियन की और न्यूट्रिशन की। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। न्यूट्रिशन में ऐसी क्या वामिल हैं, वो क्या ग़िज़ाएँ हैं जो दिया जा सकता है? मुझे अच्छी तरह याद है कि ये डाइटिशियन का जो रोल है, कोई इतना आज के काफ़ी, अगर आप 10-20 साल पुरानी बात देखें तो इसका मैं कभी रोल देखा नहीं है कभी भी। जैसे मिसाल के तो किसी का ऑपरेशन हो जाता है, वो घर वापस आ जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी इनको सूप पिला दें, ये खिचड़ी खिला दें, थोड़े से फल खिला दें। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो आपके साथ हॉस्पिटल में जो पेशेंट अटैच होते हैं तो उनको आप जो ये न्यूट्रिशन के हवाले से जो भी हिदायत देती, वो डेफिनेटली एक बैलेंस डाइट होता है कि पेशेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं। आप कैसे असेस करेंगे कि इस पेशेंट को किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ की ज़्यादती है? जी देखिए, जैसे हमारे पास 2 किस्म के पेशेंट्स आते हैं। अगर मैं अपनी हमारे हॉस्पिटल की बात करें कि एक होते हैं जो सर्जरी, कोई भी सर्जरी, वो कार्डियक सर्जरी हो सकती है, न्यूरो सर्जरी हो सकती है, कोई भी माइनर सर्जरी हो सकती है, मेजर सर्जरीज हो सकती हैं। तो एक तो वो पेशेंट आ गया, वो कैटेगरी आ गई। और एक होता है जो जनरल किसी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के लिए आते हैं या कोई भी और इशू होता है और वो स्पेसिफिकली अदर देन सर्जरीज वो एडमिट होते हैं किसी स्पेसिफिक कंसर्न के साथ। ठीक है, अब एक है आईपीडी जिसको हम इन पेशेंट डिपार्टमेंट बोलते हैं। अब उसमें सारे इस तरह एडमिटेड पेशेंट्स होते हैं। एक होता है ओपीडी जो जनरल इश्यूज़ के साथ जिसमें पेशेंट्स आते हैं जिनको एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती, डेली बेसिस पे जो आते हैं। जी, मेडिसिन हो गया, कोई भी ऐसे प्रॉब्लम हो गया जो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वो आते हैं। अब ये कैटेगरीज हो गई, इसमें न्यूट्रिशन का रोल दोनों में बहुत ज़्यादा है। आईपीडी में तो मैं कहूँगी कि काफ़ी है, बिकॉज़ जब आप लेट्स सपोज अगर हम सर्जरी की बात करें, ठीक है, अब एक पेशेंट है जिसकी कार्डियक सर्जरी होगी, जिसको हम कैबेज सर्जरी बोलते हैं। अब वो होगी, उसके बाद उसको ऑब्वियसली वो इतनी बड़ी सर्जरी से, मेजर सर्जरी से वो गुजरा हुआ है, तो उसकी डाइट का बहुत रोल होता है उसकी रिकवरी में। तो बेसिकली जितनी भी सर्जरीज होती हैं उसकी रिकवरी के लिए उनको कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए होती हैं, कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं, कुछ हेल्दी फैट्स चाहिए होते हैं। तो ये सब कैलकुलेट करना, क्योंकि ईच एंड एवरी पेशेंट इज़ डिफरेंट, उसमें फिर आपका फर्दर अगर इसको कैटेगराइज करें तो जैसे डायबिटिक पेशेंट होगा तो उसका थोड़ा डिफरेंट होगा देन अ रेगुलर पेशेंट। सेम फॉर द अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है और वो बीपी का मरीज़ है तो उसके कोई और रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो ये सारे डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस बताना उनको, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ कैलकुलेट करना कि डाइट में कौन कौन सी स्पेसिफिक चीज़ें इनको मिलेंगी ताकि इनकी रिकवरी फास्ट हो, ये सारा एक डाइटिशियन का रोल होता है। वो एक डाइटिशियन ही हॉस्पिटल्स में करती हैं। आपके कहने का मतलब है जिस तरह के मरीज़ इंडोर ऑपरेशन के बाद या ऑपरेशन ना भी हो वो आपके यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो आप उनके ग़िज़ा का ख्याल रखते हैं कि इसको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जो मैं समझाऊँ। जैसे डायबिटीज़ पेशेंट की डाइट डिफरेंट होगी, कार्डियक पेशेंट की डाइट डिफरेंट होगी, जिसको ब्लड प्रेशर का आर्ज़ा लाहक है उसके लिए डिफरेंट होगी। लेकिन कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं कि जो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी सर्जरी के बाद एडमिटेड हों। कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनकी कोई माइनर सी सर्जरी होती है और 1 या 2 दिन में वो डिस्चार्ज होकर घर चले जाते हैं। ऐसे ही है। हाँ, तो आपका उस किस्म के पेशेंट में, जैसे चला गया पेशेंट अपने घर पहुंच गया तो घर वालों ने कहा भाई ये इसको ऑपरेशन हुआ है बहुत माइनर से, कोई हर्निया हुआ या कोई ऐसी चीज़ हुई जो 1 दिन में डिस्चार्ज हो गया, तो कहेंगे जी इसको सूप पिलाएं, इसको अच्छी ग़िज़ा दें। तो आप क्या समझते हैं घर में जो वो मैनेजमेंट होती है पेशेंट को ऑपरेशन के बाद जो दिया जाता, क्या आप उसको ऑनर करते हैं कि आया वो ठीक ग़िज़ाएँ दिए जा रही है, या आप उनको एडवाइस करते हैं कि घर जाके आपने ये खाना? देखिए, हमारे लिए तो ऑब्वियसली सारे पेशेंट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं कि हर किसी को अवेयरनेस हो
ताकि वो वही बात जैसे आप कह रहे हैं कि घर जाएं तो वो अपनी ग़िज़ा का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। कुछ पेशेंट्स को हम प्रॉपर डाइट प्लान्स देते हैं, उनको एडवाइस करते हैं कि आपने इन चीज़ों से परहेज़ करना है, ये चीज़ें आपने ज़्यादा लेनी है, फ्रूट्स आपने खाने हैं, ये सारे एडवाइस भी करते हैं। और अगर तो ज़रूरत पड़ जाए तो उनको फिर हम रिटन फॉर्म में भी देते हैं, ताकि अगर हमारी गैर मौजूदगी में वो जब खुद जाएंगे घर तो वो अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखेंगे। और एक जनरल काउंसलिंग भी उसमें आ जाती है कि जब वो डिस्चार्ज हो रहे होते हैं तो एक डाइटिशियन का रोल होता है कि वो जाके उनको सारी गाइडलाइंस उनके अकॉर्डिंग, उनके डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग, या उनकी लेट्स सपोज माइनर सर्जरी भी हुई हो तो उनके रिकवरी के लिए और एक जनरल बैलेंस डाइट के लिए भी इवन, तो वो आपको हम उनको काउंसिल करते हैं। आपका हॉस्पिटल क्या हर पेशेंट को, चाहे वो माइनर सर्जरी, मेजर सर्जरी तो ठीक है ना, वो इंटेंसिव केयर में होता है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर है, उसमें तो बड़ी ज़रूरत पड़ती है कि आपकी खिदमत की, तो क्या हर पेशेंट के साथ आपका एक लिंक होता है? कोई ऐसा पेशेंट जो कि एक दिन की सर्जरी के बाद डिस्चार्ज होता है? ये पेशेंट पे डिपेंड करता है। जैसे हमने जो पॉलिसीज़ जनरेट की हैं कि मैं उसी तरफ गया। हाँ, तो वो इस तरह है कि जितना भी पेशेंट एडमिट हो गए हॉस्पिटल में, उनका 6 आवर्स के अंदर अंदर उनकी न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग की जाए। ठीक है, अब न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग क्या होती है, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं। एक फॉर्म होता है न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग फॉर्म, जिसमें आप उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री लेते हैं। अगर उसमें उनकी स्कोरिंग इस तरह आ जाए कि वो हमें लगे कि ये मैल नरिशमेंट की तरफ जा रहा है, या इसकी डाइटरी प्रैक्टिसेस ठीक नहीं है, या इसका वेट लॉस हो रहा है, अनइंटेंशनल वेट लॉस हो रहा है, या वो ओबीस है पेशेंट, तो वो किसी भी अगर उस कैटेगरी में फॉल कर गया तो फिर उसके बाद उसकी डाइटरी काउंसलिंग हो जाती है, वो फिर उसकी मस्ट होती है। अगर तो कोई पेशेंट है जिसको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो न्यूट्रिशनली वो ठीक है, उसको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर उनकी हम नहीं भी करते, लेकिन स्क्रीनिंग हर पेशेंट की होती है। इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई भी मरीज़ जिसको आप थोड़ा सा माइनर से भी कोई रिस्क फैक्टर आपको नज़र आ जाता है, जी जैसे ओबेसिटी आपने कहा, डायबिटीज़ है, तो उसको डेफिनेटली काउंसलिंग की ज़रूरत होती है कि आपने क्या लेना है और क्या नहीं लेना। जैसे आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो हमारे सामीन, हमारे नाजरीन जो है ना, बहुत सारे ऐसे हैं जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी हम आपस में जो बात कर रहे हैं ना, हमें उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। जी जी बिल्कुल। जैसे एक माल न्यूरिश का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, इसको ज़रा थोड़ा गाइड कर दीजिएगा ताकि हमारे सुनने वाले और देखने वाले इसको समझे, ये क्या चीज़ है? देखिए, माल न्यूट्रिशन का मतलब है कि इसमें आपकी ग़िज़ा की कमी भी हो सकती है या किसी ग़िज़ा की ज़्यादती भी हो सकती है। दोनों कैटेगरीज़ को हम मैल नरिशमेंट कहते हैं। इसमें ओवर न्यूट्रिशन भी आ सकता है, जैसे लेट्स सपोज किसी का वेट ज़्यादा है, ठीक है, तो वो ओवर न्यूट्रिशन में आ गया, मतलब कि उसकी बॉडी फैट उसके हाइट के मुताबिक या उसकी एज के मुताबिक या जो रिकमेंडेड है उससे ज़्यादा है, तो उसको भी काउंसलिंग की ज़रूरत है डेफिनेटली। क्योंकि आपको पता है आजकल ओवरवेट होने की वजह से, ओबेसिटी होने की वजह से बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, और वो उसकी मेन रीज़न ही ओवरवेट होना होता है। और जैसे कि अगर कोई पेशेंट ऐसा हो जिसको किसी स्पेसिफ़िक ग़िज़ा की कमी हो, डेफिशिएंसी हो, जैसे कि किसी विटामिन की डेफिशिएंसी हो, उनके जो हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं उसमें से कोई कमी आ जाए, हेमोग्लोबिन की कमी, खून की कमी, तो उसका भी आपको पता है डेफिनेटली उसका न्यूट्रिशन का बहुत रोल होता है, और थ्रू डाइट, थ्रू न्यूट्रिशन वो उनकी कमी हम पूरा करते हैं। आपका कहने का मतलब है कि बहुत सारे फैक्टर्स आप चेक करते हैं पहले कि पेशेंट को क्या ज़रूरत है और क्या ज़रूरत नहीं, अकॉर्डिंगली आप उनको एडवाइस करते हैं जी कि यूँ करना है, ऐसे करना है। तो बेसिक न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं जो आप समझते हैं कि जो ह्यूमन लाइफ में, इंसान की ज़िंदगी में, जो कहे कि इसके बगैर इंसान, देखिए खाना खाए बगैर तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, लेकिन सवाल ये पैदा होता है आप खा क्या रहे हैं। जी तो ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि वो कौन सी बेसिक कंपोनेंट्स हैं न्यूट्रिशंस के, ठीक है। जिस पे आपने क्लासीफाई करना है, तकसीम करना है कि ये इतना लेना है, ये इतना लेना है और ये इतना लेना है। अच्छा, जो बेसिकली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं, अगर आपको उसको जनरली कैटेगराइज करें, ठीक है। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स
और एक को कहते हैं हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स 3 किस्म के हैं जो बहुत फेमिलियर हैं, सब जानते हैं वो क्या है, ठीक है। उसमें आता है फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, ठीक है, क्योंकि इसके बगैर वो वही आपकी बात के इसके बगैर आप ज़िंदा नहीं रह सकते, ठीक है। आपके बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स की भी ज़रूरत है क्योंकि बेसिक एनर्जी ही आपको कार्बोहाइड्रेट्स से मिलती है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाएंगे, कम खाएंगे, तो आपको बहुत से मसाइल होंगे, आपको वीकनेस होगी, आपकी वो ग़िज़ा पूरी नहीं होगी, ठीक है। सेम फॉर द प्रोटीन जिस तरह चिकन, एग्स, ये सारा प्रोटीन फूड है। अब प्रोटीन भी हमारा बहुत मेजर रोल प्ले करता है क्योंकि हमारे सारे टिश्यूज़, हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनको प्रॉपर फंक्शन के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ठीक है। और फैट्स में जैसे हेल्दी फैट्स, अनहेल्दी फैट्स भी होते हैं, वो तो सारा अनहेल्दी कैटेगरी अलग है, जंक फूड एक्सेट्रा। लेकिन जो हेल्दी फैट्स हैं उसकी भी हमें ज़रूरत होती है, लेकिन उसकी ज़रूरत थोड़ी कम होती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से। फिर आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो अक्सर हम टैबलेट के फॉर्म में या उस फॉर्म में लेते हैं कि हमें विटामिन सी चाहिए तो हम विटामिन सी के टैबलेट्स ले लेते हैं, हम कैल्शियम के टैबलेट्स ले लेते हैं जिसमें मिनरल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जैसे कि आयरन हो गया, फास्फोरस हो गया, बी विटामिन्स हो गए, मैग्नीशियम हो गया, जितने भी बी विटामिन्स हैं वो अलग हैं। फिर जो मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सारे हमारे मिनरल्स में आते हैं, ठीक है। तो इनकी भी ज़रूरत है, डेफिनेटली ज़रूरत है, वो हमारी फूड से पूरी हो जाती है। लेकिन कभी कभार जो लोग बैलेंस डाइट नहीं लेते, बैलेंस डाइट का मतलब कि हर ग़िज़ा से वो अगर फूड दिन में वो ना खाएं, तो कभी कभार ऐसे होता है कि किसी एक न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती, जैसे कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई, आयरन की डेफिशिएंसी हो गई, तो उसमें फिर हम सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल करते हैं, टैबलेट फॉर्म में भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं या उनकी थोड़ी सी डाइट को ऑल्टर करते हैं। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो आप बात कर रहे हैं कि टैबलेट फॉर्म में हमें सप्लीमेंट लेना पड़ता है उसको रिकवर करने के लिए, क्या ये डाइट से कम्प्लीटली रिकवर नहीं हो सकते? जी जी बिल्कुल हो सकते हैं। उसमें ये है कि जैसे लेट्स सपोज किसी का अगर हम एग्जांपल ले लें आयरन का, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आयरन डेफिशिएंसी थोड़ी कॉमन है स्पेसिफिकली ख़वातीन में, ठीक है। तो जिसको हम कहते हैं कि खून की कमी है, तो आयरन की कमी ख़वातीन में ज़्यादा कॉमन है और उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे हम डिटेक्ट करते हैं कि हाँ इनको आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। फिर उनको हम कुछ टेस्ट बताते हैं। तो अगर किसी की आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो, इतनी कम हो कि वो हम फूड का वेट नहीं कर सकें, क्योंकि फूड के एब्जॉर्प्शन और फूड में थोड़ा सा उस तरह क्योंकि सप्लीमेंट या एलिमेंटल फॉर्म में ज़्यादा मिकदार में आ जाती है चीज़, वो एक ही गोली में आपका इतना कंप्लीट हो जाता है जितना आपका फूड से नहीं कंप्लीट होता। तो फॉर द टाइम बीइंग कि वो उनका जो बहुत ज़्यादा सिवियर डेफिशिएंसी है उसको रिकवर करने के लिए हम 1 मंथ या 2 मंथ्स या जितने भी रिक्वायर्ड होता है, तो हम उनको पहले सप्लीमेंट पे स्टार्ट कर देते हैं और साथ साथ उनकी डाइट भी चेंज कर लेते हैं। अच्छा जी। और अगर किसी को ऐसे हो कि बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी ना हो, उनकी कम हो, मतलब वो सिर्फ डाइट से कंप्लीट हो सकती हैं, तो वो तो डेफिनेटली हम प्रेफर तो यही करते हैं कि आप अपनी एक हेल्दी डाइट और बैलेंस डाइट रखें ताकि आपको कोई डेफिशिएंसी पहले तो हो ही ना। एक और न्यूट्रिशन की मैं बात करना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ खुद आप अपने लैंग्वेज में बताइए, मुझे मालूम है लेकिन चूँकि हमारे सामीन और हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। जैसे एक पेशेंट आता है, ऑपरेशन के बाद आता है, या वो कोमाटोज पेशेंट होता है जो बेहोश होते हैं, ज़ाहिर है मुंह से वो डाइट ले नहीं सकता जी। तो एक ख़ास टर्मिनोलॉजी है न्यूट्रिशन का, उसको ज़रा आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। अच्छा, जैसे कि ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ पोस्ट सर्जरी हो, वो कोई भी किसी भी जैसे स्ट्रोक का पेशेंट हो, किसी को फालिज का अटैक हुआ हो, किसी भी वजह से वो बाय माउथ पेशेंट खुराक ना कर सके, और क्योंकि क्योंकि ज़रूरी होता है कि उसकी खुराक आपने कहीं ना कहीं से पूरी करनी होती है, ठीक है, कि ग़िज़ा के बग़ैर उनकी फिर आपको पता है फिर वो वही बात है, वो फर्दर वीकनेस की तरफ चले जाते हैं। अब वो हम जिस तरह पूरा करते हैं वो 2 तरह का होता है। एक को हम एंटेरल न्यूट्रिशन कहते हैं,
जिसमें एनजी फीड होती हैं। अब एनजी फीड क्या है, वो एक पाइप होता है, जैसे ट्यूब होती हैं, एनजी नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब होती हैं, जो हम नाक के थ्रू डलवाते हैं और स्टमक तक वो जाता है, मैदे में चला जाता जी है। मैदे में चला जाता है। उसमें फिर हम उसकी अलग सी डाइट होती है, जिसको हम ब्लेंडराइज डाइट कहते हैं, जो हम मिक्स 2-3 फूड्स मिक्स करते हैं, ब्लेंड करते हैं, और वो फिर लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में वो उस ट्यूब के थ्रू, उस पाइप के थ्रू वो जाता है। तो वो इसको हम एंटेरल न्यूट्रिशन कहते हैं। एक होता है जिसको टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन कहते हैं। पेरेंटल वो टोटल भी हो सकता है, वो पार्शल भी हो सकता है, उसकी ज़रा थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा जनरलाइज मैं आपको बताऊं तो जैसे हम ड्रिप्स लगाते हैं, ठीक है, कि ये फ़लाँ चीज़ की ड्रिप लग गई है, दवाई मेडिसिन है या कुछ भी, सेम इसी तरह हम न्यूट्रिएंट्स की भी फिर ड्रिप्स लगाते हैं। अगर किसी वजह से हम वो पाइप के थ्रू या ट्यूब के थ्रू वो नहीं पास हो रहा या वो नहीं कर सकता, पेशेंट टॉलरेट नहीं कर रहा, तो फिर हम उसके थ्रू उस पे जाते हैं। फिर सामीन, मैं थोड़ा सा और आपको बहुत आम लफ्ज़ों में बताना चाहूँगा। डॉक्टर ने कहा, इन्होंने, हमारे डाइटिशियन ने, कि 2 तरीके से हम दे सकते हैं डाइट पेशेंट को, कि जो कि अपने मुंह से नहीं ले सकते। एक होता है नेज़ोगैस्ट्रिक के ज़रिए, एक पाइप डाला जाता है, नाक से सीधा चला जाता है मैदे में। तो लिक्विड फॉर्म में दूध है, जैसे फल वगैरह, उसको ग्राइंड करके देते हैं, इस तरह से वो दिया जाता। अगर पेशेंट इस तरीके से नहीं दिया जा सकता तो आईवी लाइन के ज़रिए, पेरेंटल न्यूट्रिशन के ज़रिए उसको दिया जाता। छोड़ते हम नहीं है मरीज़ को, उसको हम हर सूरत में ग़िज़ा सप्लाई करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, चाहे किसी भी रूट से हो। डॉक्टर, इनका यही मतलब है। अच्छा, अब लिसनर्स और नाजरीन, मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त आप सेहत की बातें सुन रहे हैं एफएम पावर 99 से लाइव डॉक्टर अली के साथ। हमारे साथ डाइटिशियन है, कंसल्टेंट है मरियम ज़ैनब उस्मान, आई एम सो सॉरी, ज़ैनब उस्मान हमारे साथ हैं, जो आपको बता रही हैं कि ग़िज़ा कितनी अहम चीज़ है और किस तरीके से उसे दिया जाता है। अगर आपके जहन में किसी किस्म का भी कोई सवाल हो, किसी किस्म की भी कोई बात आप पूछना चाहते हैं, फ़ोन उठाइए, हमें फ़ोन कीजिए। हमारा नंबर है 051-111-00-9999। और मज़ीद आपको उसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ आसान तरीके से, 051 या 051, ये है जनाब रावलपिंडी इस्लामाबाद का कोड। उसके बाद 1 मिलाने हैं आपने 3 मरतबा, 0 या 0 मिलाना है 2 मरतबा, 9 या 9 मिलाना है 4 मरतबा, हो जाएगा आपका हमसे रब्ता। डाइट के हवाले से आज माइंडफुल डाइट की हम बात करने जा रहे हैं। उस हवाले से जो बात आप पूछना चाहें ज़रूर पूछिए। यहाँ हमारी माहिर बैठी हुई है, वो ज़रूर आपको इसका जवाब तसल्लीबख्श देंगे अगर आप चाहते हैं कोई चीज़ पूछना। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग इतना खाते हो, वो कहते हैं कि जी हम पूछेंगे तो ऐसा ना हो कि हमें रेस्ट्रिक्ट कर दें कि नहीं आपने ये नहीं खाना। अच्छा, ये माइंड क्या है, वो लफ्ज़ आपने मुझे बताया था? माइंडफुल ईटिंग, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, माइंडफुल ईटिंग मैं थोड़ा सा आपको सिंपल अल्फाज में बताती चलूँ कि ऐसे खुराक या ऐसे ईटिंग पैटर्न जो आप सोच समझ के, पूरा फोकस करके, प्रॉपर अटेंशन दे के आप अपना एक स्केड्यूल बनाते हैं, अपनी एक डाइट की, अपने खुराक का एक रूटीन बनाते हैं, जो कि आपको, और उसी फिक्स रूटीन पे आप फिर उसको फॉलो करते हैं, तो ये है माइंडफुल ईटिंग। अगर इसके ऑपोजिट मैं बता दूं तो थोड़ा सा ज़्यादा इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा कि जैसे माइंडलेस ईटिंग क्या है। माइंडलेस ईटिंग वो है कि जैसे आप डेस्क पे ही, अपने ऑफिस डेस्क पे ही कुछ खा लें, या टीवी देखते देखते आप कुछ ना कुछ उठा के खा लें, मतलब अनइंटेंशनली। आपके कोई टाइमिंग्स नहीं हो, आपके खुराक का भी टाइम ना हो, लंच का टाइम नहीं है, डिनर का टाइम नहीं है, लेकिन वैसे ही आप गाड़ी में कहीं जा रहे हो और रास्ते से आपने कुछ उठा लिया, कुछ खा लिया, तो ये है माइंडलेस ईटिंग, जो कि थोड़ा सा, अगर इस पे हम डिटेल्स में बात करें तो थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है अपनी हेल्थ के लिए। तो माइंडफुल ईटिंग इसका टोटली ऑपोजिट है कि आप एक स्केड्यूल पे चलते हैं, पूरा अटेंशन देते हैं आप अपने फूड को और टाइम देते हैं प्रॉपर।
तो वो माइंडफुल ईटिंग होता है और उसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं। तो क्या आप समझते हैं जो आपने कैजुअल दिया होता है माइंडफुल ईटिंग के लिए, क्या आप जिनको हिदायत देते हैं, चाहे वो पेशेंट हो चाहे पेशेंट ना भी हो, तो क्या वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं या तंग आके वो छोड़ देते हैं? ये देखिए हर पेशेंट हर इंडिविजुअल का अपना विल पावर पे डिपेंड करता है। अच्छा। क्योंकि अब जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत डाइट कॉन्शियस होते हैं, लेकिन उनको अवेयरनेस या वही बात कि वो थोड़ा प्रोफेशनल एक उसके लिए जाना चाहते हैं ताकि उनको ज़्यादा प्रिसाइज चीज़ मिले एक और इस तरह भी होता है कुछ कि वो वैसे भी आ जाते हैं, आ तो जाते हैं कि काउंसलिंग हो जाए, डाइट प्लान मिल जाए, लेकिन वो उस तरह फॉलो फिर नहीं करते, नहीं कर पा रहे नहीं होते हो पाता कुछ रीजंस की वजह से, क्योंकि वो अपने ही हैबिट से इतने ज़्यादा वो आदी हो चुके होते हैं कि वो उनको छोड़ना उनके लिए मुश्किल होता है। लेकिन उनको भी काउंसल करने का एक तरीका होता है, उनको भी लाइन पे लाने का एक तरीका होता है। वो ग्रेजुअली आप उनको आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ के अपने पेशेंट को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि उनका माइंड क्या है और उस तरह उनको डील कर लें। तो डेफिनेटली ऐसे पेशेंट्स भी आए हैं जिनके पहले कोई इरादा नहीं होता कि मैंने जंक नहीं छोड़ना, मैं तो एडिक्ट हूँ, मुझे तो शुगरी प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है, इसके बगैर तो मेरा गुजारा नहीं है। लेकिन वो कुछ मंथ्स उसमें टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन फिर वो ऐसे भी हो जाता है कि फिर वो उसकी तरफ देखते भी नहीं। विल पावर की बड़ी सख्त ज़रूरत है। तो विल कि आपने पावर 4 दिन प्लान के तहत चले तो कहीं हाँ। दोस्तों के साथ बैठे कढ़ाई चल रही हो, हाँ। उसने कहा छोड़ो भाई, हाँ तो जी, बस आज मैं बदपरहेजी कर लेता हूँ, खा कल लेता से हूँ, स्टार्ट करो। हाँ। कल से शुरू, कल कभी भी नहीं आता नहीं आता डेफिनेटली ऐसे एक ही। बार। तो सामान्य नाज़रीन आप देख लें कि डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं, तो डाइट कॉन्शियस में बाज़ औक़ात मैंने कुछ ऐसे भी केसेस देखे हैं, हिस्ट्री देखी है मैंने कि वो इतने डाइट कॉन्शियस हो जाते हैं कि वो अपना नुकसान कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे केसेस बहुत आए हैं ऐसे। सिंड्रोम्स है बाकायदा। जी 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 जी। वो असल में वो क्या करते हैं कि अगर आप किसी क्वालिफाइड प्रोफेशनल के पास नहीं जाते हैं एक अपने मसले के लिए, ठीक है, तो होता क्या है, यूजुअली लोग कुछ ना कुछ गूगल कर लेते हैं या अपनी जितनी समझ आ रही होती है कि हमने बस डाइट अब वज़न कम करना है। ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिन्होंने किसी शादी पे जाना हो, कोई फंक्शन आ रहा हो और उनका वेट ज़्यादा हुआ हो, लेकिन उनको एंड टाइम पे फिर याद आ जाता है कि नहीं अब मैंने 1 महीने में तो कम करना है, मैक्सिमम जितना कम हो सकता है। उसमें फिर वो क्या करते हैं कि वो क्रैश डाइट करते हैं। उसको हम जो टर्मिनोलॉजी है वो है क्रैश डाइट या फैट डाइट्स। मतलब ऐसी डाइट जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो, वेट बेशक उसमें बहुत कम होता है लेकिन वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। तो इस तरह के पेशेंट्स भी आते हैं और उनको क्विक रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि जो वेट आपने इतने सालों से गेन किया हुआ होता है उसको 1 महीने में अगर आप कम करेंगे तो डेफिनेटली आपको खून की कमी भी हो जाएगी। आप इस तरह भी होता है कि आप चलते फिरते फेंट हो जाते हैं, इतनी वीकनेस होती है। तो वो वैसे एडवाइजेबल बिल्कुल नहीं है, एडवाइस कोई भी नहीं करेगा आपको, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा बैलेंस लेके पोर्शन कंट्रोल में अगर आप एक डाइट प्लान को फॉलो कर लें और पेशेंस बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि आपका समटाइम्स वेट ग्रेजुअली कम हो रहा होता है, लेकिन आपने पेशेंस के साथ, सब्र के साथ आपको उसको फॉलो करना चाहिए, रादर देन कि आप क्रैश डाइट्स पे जाएं और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को भूखा मारने शुरू कर दें। क्रैश डाइट पे अगर जाते हैं तो बाज़ औक़ात मैंने ये देखा है कि कुछ ऐसे इदारे हैं, जिम कह लें या एक्सरसाइज कराने वाले होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें वो बताते हैं, ऐसी चीज़ें वो देते हैं जिससे कि उनको नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि बग़ैर कंसल्टेंट के क्रैश डाइट की तरफ बिल्कुल ना जाइए। अब मुझे वेस्टर्न में एक सिंगर थी, वो ग्रुप था, वो बहन भाइयों को, आई थिंक मे बी आई एम नॉट रॉन्ग, कारपेंटर एक बहुत मशहूर हुआ, वो बड़ी यंग एज में क्रैश डाइट की वजह से इस दुनिया से चली गई। तो ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं, बल्कि आपको इस क्रैश डाइट में फ़ायदा के बजाय नुकसान होगा। कोई भी चीज़ ग्रेजुअल अगर आप कम करेंगे तो, क्योंकि ख़ासतौर से ये क्रैश डाइट का जो एक नज़रिया है, जो एक कॉन्शियस लेवल है, ये ज़्यादातर ख़वातीन में पाया जाता है।
बिल्कुल। टू बिकम स्मार्ट कि मैं, और ऐसे ही है। इसमें फिर वो अपने, जब उनके फैट बढ़ जाते हैं हाँ, तो फिर वो किस तरफ, उन्होंने एकदम से कम करना होता है, फिर किस तरफ जाते हैं वो, फिर वो फिर लाइपोसक्शन पे ऐसे अपने बिल्कुल फैट्स को बिल्कुल निकालना शुरू कर देती हैं, बिल्कुल हैं, बजाय स्मार्ट लगने के कुछ और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, शॉर्टकट्स। शॉर्टकट जिसे कहते हैं। तो डाइट अगर आपने प्लान कर लिया है कि आपने डाइट के ज़रिए अपने आप को रिड्यूस करना, अपना वेट, तो जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, रोज़ा जो रखा जाता है एक महीने, जिस तरीके से हम उसको फॉलो करते हैं, बिल्कुल ये उसकी एक ट्रेनिंग होती है बिल्कुल कि आपने स्ट्रिक्टली, लेकिन जब रोज़ा खोलने का टाइम होता है, फिर वो सारी कसर निकाल लेते पूरे दिन का। वो एक अलग टॉपिक है हाँ कि डेफिनेटली अलग टॉपिक है, जी, लेकिन जी। चूंकि रिलेटेड है, इसे जी। थोड़ा सा मैंने कह दिया ही। दूसरा एक चीज़ बड़ा कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है, कैलोरीज। हम्म इसके मुतालिक थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को और नाजरीन को बताइए, व्यूअर्स के, ये कैलोरीज क्या चीज़ है, और एक आम आदमी, एक सेहतमंद आदमी को 24 घंटे में कितनी कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है, ख़वातीन के लिए क्या है और मेल के लिए क्या है, और क्या इसका बॉडी वेट से भी ताल्लुक़ होता है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ज़रा कैलोरीज को ज़रा डिफाइन करें। अच्छा, कैलोरीज जितना भी फूड है, जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं पानी के अलावा, ठीक है, जितने भी ड्रिंक्स हो गए, फूड हो गया, उस सब में कैलोरीज होती हैं। अच्छा, एक सीन बात काट रहा हूँ आपकी, पानी के अलावा, इसका मतलब पानी में कैलोरीज नहीं होती? नहीं नहीं होती ना। नहीं। जो एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, जो आपके सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, हाँ जी, ये कैलोरीज से भरपूर होते हैं। बहुत ज़्यादा बहुत हाँ, ज़्यादा। अब आगे बताइए हमको। तो कैलोरीज अब क्या होता है कि ये जब आप लेते हैं तो ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। अब हर किसी का, हर मेल्स का ज़्यादा थोड़ा सा कैलोरी इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि एक तो हाइट के लिहाज से, और अब जैसे कुछ उसमें भी कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे अगर किसी की एक्टिविटी फिज़िकली वो ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज कोई जिम बहुत कर रहा है, एक्सरसाइज बहुत कर रहा है, रेगुलरली कर रहा है, या उसका काम ही ऐसा हो जिसमें उसकी फ़िज़िकल एक्सर्शन ज़्यादा होती है, तो उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो बर्न भी कर रहा है साथ साथ। और अगर कोई डेस्क जॉब पे है और सारा दिन वो 8 घंटे वो सिर्फ डेस्क पे होते हैं, और वो उनकी इतनी ज़्यादा कोई जिसको कहते हैं ना सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उनकी, कि उसमें वॉक नहीं है और कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, तो उनकी कैलोरीज फिर उनसे कम होती हैं। अब जैसे स्पोर्ट्स में जैसे होते हैं, जितने भी क्रिकेटर्स हो गए या जितने भी स्पोर्ट्स में हो या एथलीट्स हों, तो उनकी कैलोरीज फिर इन सब से भी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका तो बहुत ज़्यादा हैवी एक्सर्शन होती है, तो उनकी फिर कैलोरी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। सेम जो विमेंस का होता है वो भी ऐसे ही है कि अगर तो कोई हाइट में ज़्यादा है, जिनकी ज़्यादा हाइट है तो उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, जिनकी हाइट थोड़ी कम है तो उनकी कम। तो बेसिकली हर किसी की उनकी हाइट के अकॉर्डिंग, उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनकी जेंडर के अकॉर्डिंग उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं जनरली बता दूं तो 1800 टू 2000 कैलोरीज मेल्स के लिए होता है, और 1500 कैलोरीज फीमेल्स नॉर्मली ले सकती हैं इन 24 आवर्स इन डिवाइडेड डोजेस। जी, ऑब्वियसली। इन डिवाइडेड डोजेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना ज़्यादा एक्सर्ट करेंगे, आपकी एक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी, आपको उतनी ही कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर वो कैलकुलेशन करके आप देते हैं कि जी आपकी 2000 या 1800 कैलोरीज की आपकी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू योर हाइट एंड वेट। तो वो फिर आप डिस्ट्रीब्यूट करके उनको बताते हैं कि आपने ब्रेकफास्ट में ये लेना है, बिल्कुल, लंच में ये लेना है और डिनर में ये लेना है। हाँ, उनको हम फिर इस तरह डिवाइड कर देते हैं कि वो उनकी टोटल कैलोरीज उसी के उसमें फॉल करे, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उससे एक्सीड ना हो, उससे ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा होगा तो वो फिर उनका वेट गेन होगा। जैसे ज़्यादातर मेरे पास जो वेट लॉस के पेशेंट्स आते हैं, वेट लॉस के क्लाइंट्स आते हैं, तो उनको क्योंकि नॉर्मल जितनी उनकी कैलोरीज नॉर्मल हैं, हेल्दी बॉडी जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उनसे हमने थोड़ा कम ही देना होता है ताकि उनका वेट कम हो जाए,
क्योंकि जब आप वेट कम करते हैं तो एक टर्म है जिसको हम कहते हैं कैलोरी डेफिसिट, मतलब कैलोरीज को कम करना अपने नॉर्मल रिक्वायरमेंट से, तो तब आपका वेट कम होता है। अच्छा, इसमें ये भी है कि कैलोरीज के अंदर भी फिर गुड कैलोरीज एक अलग है, बैड कैलोरीज अलग हैं। जिस तरह आपने बताया कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं या जूसेस हैं, ये जो बाज़ार के जूसेस होते हैं, ठीक है, तो वो बैड कैलोरीज में है। अब वही अगर आप फ्रेश जूस या फ्रूट खाते हैं तो वो गुड कैलोरीज, तो इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपके वेट गेन में या वेट लॉस में। अब जैसे सॉफ्ट ड्रिंक की अगर हम बात कर लें, जैसे बच्चे होते हैं बड़े दीवाने होते हैं वो टिन वाले सॉफ्ट ड्रिंक को लेने का, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले सकता, आप समझ गए जी। कि आप क्या समझते हैं कि चाइल्डहुड में ये लोग जो लेते हैं ये सॉफ्ट ड्रिंक बच्चे, मेरी तो यही ओपिनियन है कि बहुत ज़्यादा ये अनहेल्दी चीज़ है। सबसे अगर आपने अपने बॉडी में को कोई हार्मफुल चीज़ आप डाल रहे हैं तो वो यही सॉफ्ट ड्रिंक्स ही हैं, क्योंकि इस पे तो इतने ज़्यादा डिबेट्स ऑलरेडी भी हो चुके हैं, इतने ज़्यादा रिसर्चेस इस पे हो चुकी हैं, और ये उस रिसर्चेस से इससे साबित हो चुका है कि ये तो मेन लीडिंग कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं इसमें। और सिर्फ शुगर ही कितना, अगर क्योंकि आप एक्सेसिव अमाउंट में लेते हैं ना, ये तो नहीं कि उसमें कम अमाउंट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में होता है। और जिस तरह कंजप्शन है आजकल लोगों में और बच्चों में, तो वो फिर इतने ज़्यादा उसके अलावा भी स्पेसिफिकली सिर्फ कैंसर के अलावा भी आप ओवरवेट की तरफ जा रहे होते हैं, वो अलग एक बीमारी है। उससे अलग फिर बाकी इतनी ज़्यादा बीमारियां सिर्फ ओवरवेट होने की वजह से आपको हो जाती हैं। तो डेफिनेटली शुगरी ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, किसी फॉर्म में भी नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो डाइट के फॉर्म में क्यों ना हो, जिसमें कहते हैं कि वो लो शुगर है या नो शुगर है, उसमें लेबल हुआ होता है, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, नो शुगर जो लिखा होता है उसमें शुगर होती है ना? कुछ हद तक शुगर भी होती है, और अगर शुगर ना भी हो तो उसका जो अल्टरनेट जो वो डालते हैं एस्पर्टेम उसको बोलते हैं, बहुत ही एक कॉमन इंग्रेडिएंट है। और अब तो रिसर्चेस कहती हैं कि वो भी कार्सिनोजेनिक है, मतलब कि इससे आपको कैंसर का खदशा है। खदशा हो जाता है। हाँ, तो ऐसी चीज़ें हम रिस्क क्यों लें, क्यों हम जब हम एक हेल्दी ड्रिंक ले सकते हैं और उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है। लेकिन बस ये हैबिट्स की बात है कि आप शुरू से ही अपने बच्चों में ये हैबिट्स ही ना डालें, उनको इन चीज़ों के लिए एक्सपोज ही ना करें, ताकि वो उनको आदत ही ना हो। बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं उससे, उसमें ना। अब आप फूड डिलीवरी करवा लें, ज़बरदस्त किस्म की 1.5 लीटर की बोतल आपके हाथ में पहले वो देंगे, बाद में आपको कहें ये आपका फूड है। वो अगर आ भी जाता है ना घर में तो वो हम बच्चों से छुपा के कहीं फेंक देते साइडों पे, लेकिन वो उनको पता होता है कि इसके साथ कुछ आया है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसी है, फिर छुपाना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। और ये देखिए जी सामाइन नाजरीन कि सॉफ्ट ड्रिंक जो आप लेते हैं बहुत मज़े मज़े की पीते हैं, और बल्कि कोई भी चीज़ मंगाए उसके बगैर ऐसा लगता है कि जिससे आपकी टेबल जो है ना वो कंप्लीट नहीं है, उसके बगैर वो चीज़ उतरती नहीं अलग से। हाँ, जब तक वो सॉफ्ट ड्रिंक ना हो। असल में ये बात नहीं है, आदत आपको हो चुकी है, उसके बगैर आप अगर आप सादा पानी उसके साथ ले लें तो कोई मुजायका नहीं। फ्रेश जूस ले लें आप, बिल्कुल फ्रेश जूस ले, लेकिन वो नहीं। तो उसकी वजह ये है कि एक तो उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, शुगर वैसे भी आपकी सेहत के लिए जो है ना ठीक नहीं है, और कैलोरीज उनकी बहुत ज़्यादा होती है। इधर आपने डाइट प्लान के तहत खूब सारा दिन और रात को सोने से पहले आपने एक सॉफ्ट ड्रिंक ले लिया, आपने जो है ना अपना वो क्या कहना है प्लान को बेड़ा गर्क कर दिया आपने। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपको। या तो आप चले ना माने कि डाइट प्लान भी कोई चीज़ है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो स्ट्रिक्टनेस की बड़ी सख्त ज़रूरत है, उसके लिए बहुत विल पावर की ज़रूरत है कि जिसने भी आपको डाइट प्लान दिया उसको फॉलो करें आपके फ़ायदे के लिए। एक चीज़ देखी जा रही है बच्चों में भी और बड़ों में भी, बाज़ औक़ात मैंने ये भी देखा कि वो इतना ज़्यादा खाते नहीं हैं, बहुत कम खाते, लेकिन ओबेसिटी जो है उनमें मौजूद होती है, मोटापा जिसे कहते हैं। इसको आप किस नज़र से देखते हैं, वो क्या वजूहात हैं? ठीक है, अच्छा इसमें दो चीज़ें आ सकती हैं, एक तो जेनेटिक्स,
ठीक है, अगर तो जेनेटिक में है वो भी थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट करता है कि अगर आपके जीन्स में है, ठीक है, जैसे अगर दोनों पेरेंट्स में हो तो फिर बहुत ज़्यादा उसका चांस होता है कि आपके बच्चों में भी वो चीज़ आ जाए, ठीक है। एक तो जेनेटिक हो सकता है, दूसरा ये है कि कुछ ऐसी बीमारियां या कुछ ऐसी कंडीशंस, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस जो कि बहुत कॉमन है, जैसे फीमेल्स में पीसीओएस का बहुत ज़्यादा कॉमन है, या थायराइड से रिलेटेड जो हार्मोन्स आपके इम्बैलेंस हो जाते हैं हाइपोथायराइडिज्म में यूजुअली, उसमें आपका अनइंटेंशनल वेट गेन, मतलब कि आपका कोई डाइट उतनी ज़्यादा नहीं होती कि उसकी वजह से आपका वेट गेन हो, लेकिन स्टिल आपका वेट या गेन हो रहा होता है, या आप डाइटिंग भी कर रहे होते हो और आपका वेट लूज़ नहीं हो रहा होता। तो कुछ हार्मोनल कंडीशंस होती हैं ऐसे कि अगर वो आपके डिस्टर्ब हैं, आपके नॉर्मली वो फंक्शन नहीं कर रहे, तो तब आपका वेट गेन होने में वेट ज़्यादा आपका गेन होगा, और अगर आप डाइट करेंगे तो वेट उस तरह कम नहीं होगा। तो उसमें अगर तो हार्मोनल है वो तो आपको फिजिशियन के पास, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए ताकि वो आपका एसेस करें, टेस्ट करवाएं स्पेसिफिक हार्मोन्स का। अगर तो उसमें कोई गड़बड़ आ गई तो वो उसका ट्रीटमेंट साथ साथ डाइट भी करें और आप उसका ट्रीटमेंट भी करें, फिर आपका बहुत अच्छे से वेट कम हो जाता है, आप अपने डिज़ायर वेट पे आ जाते हैं। आपका मतलब ये है कि अगर डाइट प्लान दिया जाता है उसके बावजूद ओबेसिटी जो है ना, वो क्या मोटापा जो है ना ख़त्म नहीं होता जी, तो फिर आप इन्वेस्टिगेशन कराते बिल्कुल। हैं हार्मोनल। जी जी हार्मोनल इन्वेस्टिगेशन जैसे आपने कहा थायराइड है, इसका मतलब है ये सारा, देखिए जो सिंपल वे में मैं आपको बताऊं नाजरीन सामीन, कि आप जो खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, वो मेटाबोलाइज होता है। मेटाबॉलिज्म एक लफ्ज़ है जिसमें आपका जो आप खाते हैं ना वो बर्न हो जाता है। तो किसी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो किसी भी बीमारी की वजह से, वहाँ ये आपके डाइट जो आप खाते हैं उसको भी इफ़ेक्ट करती है। तो जो मैं समझाऊँ तो उसमें ये है कि जैसे थायराइड आपने कहा या आपने इन्वेस्टिगेशंस कराई कि हार्मोनल कोई इश्यूज़ निकल आते हैं, तो पहले आप उसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, फिर उसके बाद फिर आप उसको ट्रीट करते हैं। अच्छा, एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँ कि अगर इनमें से कोई भी इशू, जैसे आप कहें कि इस तरह के मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं कि हम तो कुछ ऐसा कोई ख़ास कुछ नहीं खाते लेकिन फिर भी हमारा वेट नहीं कम हो रहा, तो जब उसको फिर मैं फर्दर इन्वेस्टिगेट करती हूँ, उनसे क्वेश्चंस करती हूँ, उनसे पोर्शन का पूछती हूँ कि आप कितने मिकदार में ले रहे हैं, क्या स्पेसिफ़िकली कौन सी खुराक आप खा रहे हैं। अब जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि एक होता है बैड कैलोरीज और एक होते हैं गुड कैलोरीज। तो जो बैड कैलोरीज होते हैं ना, जैसे लेट सपोज एक कप केक हो गया, एक पेस्ट्री हो गई, एक केक हो गया, ठीक है, उसमें उस छोटे से पीस में भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज होंगे, जैसे और एक एप्पल में उससे बहुत कम कैलोरीज होंगे। तो पोर्शन दोनों का सेम भी होगा लेकिन उस केक में पूरे दिन की कैलोरीज होंगे और वो आप खा लेंगे और आपको लगता है कि मैंने तो थोड़ा सा खाया है लेकिन मेरा फिर भी वेट जो है कम नहीं हो रहा या गेन हो रहा है। तो ये भी होता है कि आपको जब कैलोरीज का नहीं पता होता कि इसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है तो ये बैड कैलोरीज हैं, उसमें फिर अगर मैं थोड़ा सा भी लूँ तो वो ज़्यादा मेरा वेट गेन करेगा। तो ये चीज़ भी होती है कि अनअवेयरनेस होती है। तो वो जब आप उनको बताते हैं कि नहीं, आप स्टिल आप अपने रिकमेंडेड कैलोरीज से ज़्यादा खा रहे हैं और वो इस खुराक की वजह से आप खा रहे हैं, तो फिर जब वो उनकी चेंज हो जाती है तो फिर उनका वेट लूज़ होना शुरू हो जाता है। अच्छा, आपको लिसनर्स और व्यूअर्स, आपको अंदाज़ा नहीं होता है कि आप कहते हैं मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, लेकिन आपने जो एक चीज़ खाई है किसी भी वक्त, उसमें आपने जैसे कहा है कि उसमें इतनी कैलोरीज होती है आपको मज़ीद कुछ खाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप कहते हैं मैंने तो सिर्फ एक पेस्ट्री खाई थी नंबर 1, तो उसके बाद आपने खाना भी खाना है रात का क्योंकि आपने दोपहर को वो कैलोरीज से भरपूर चीज़ ले ली है। एक चीज़ और भी है हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा ही है, वो है चीज़ का इस्तेमाल। बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा खा लिया या सैलड लेते हैं, रशियन सैलड कहीं से भी, उसमें चीज़ की मिकदार जब तक ज़्यादा ना डाली जाए मज़ा ही नहीं आता। मज़ा नहीं आता, ऐसी बात है ना। तो ये कितना इफ़ेक्ट करता है आपके? अच्छा, इसमें यह है कि अगर आपने पहले तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ऐसी चीज़ें आप खाएं ही नहीं,
ठीक है, आप उसको अवॉइड करें। और अगर आपने बहुत, जैसे इंसान है, दिल कर लेता है कभी कि हम कोई क्रीम सैलड खा लें जिसमें क्रीम हो, या कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें चीज़ कंटेंट ज़्यादा हो, ठीक है, तो वो या तो उसको वंस अ वाइल कर लिया करें, जैसे महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा, या हफ्ते में कहीं 1 दफ़ा, तो वो इतना इफ़ेक्ट नहीं होता क्योंकि वो आप कभी कभार ले रहे थे। अगर ये चीज़ें आपने डेली खाना शुरू कर दी, क्योंकि ये भी बहुत कॉमन है, लोग क्रीम्स, बटर्स और केक, पेस्ट्रीज़, इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, बेकरी आइटम्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो अब उसमें एक तो शुगर हो गया, जो सबसे ज़्यादा हाई कैलोरी चीज़ है, जो कि कम मिकदार में भी उसकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, वो शुगर है। और एक है फैट्स या ऑयल्स, वो भी सबसे हाईएस्ट कैलोरीज हैं। और जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट या पेशेंट आता है तो उनको मैं यही टिप्स बताती हूँ कि अगर आप ये चीनी और फैट्स का इस्तेमाल ख़त्म कर दें, कम कर दें, तो आपका 80% आपका जो है वेट लॉस आपका डाइटिंग के बगैर भी हो जाएगा, सिर्फ अगर आप हेल्दी फूड चॉइसेस पे आ जाएं और ये अनहेल्दी आप कट ऑफ कर दें। अच्छा, जब आप बात कर रहे हैं फैट की और ऑयल की, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि खानों में ऐसी कौन सी हम ऑयल इस्तेमाल करें जो आप ये समझते हैं कि आपको नुकसान नहीं देगी और आपकी कैलोरीज भी ज़रा मेंटेन रहेगी? जैसे कुछ लोग घी, असली घी बहुत अच्छी तरह से, जब तक वो बना हुआ ना हो आपको मज़ा नहीं आता खाने का, तो इस पे थोड़ा सा। अच्छा, अगर खाने में के कौन से ऑयल में कुकिंग करें, तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस हैं तो आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। ऑलिव ऑयल एक तो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो सैचुरेटेड फैट्स में नहीं आता, ठीक है। और सैचुरेटेड फैट्स अगर आप ज़्यादा लें तो उससे आपकी ये दिल की बीमारियां और ये वज़न का ज़्यादा बढ़ना और वो सारी चीज़ें फिर आपके अंदर आ जाती हैं अगर उसका आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है। और अगर तो मेरे ख्याल से ऑलिव ऑयल आप कुकिंग में इस्तेमाल करें, या कोई भी वेजिटेबल ऑयल जैसे कॉर्न ऑयल हो गया, कैनोला ऑयल हो गया, ठीक है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वांटिटी फिर भी आपने कम ही रखनी है, जैसे कि आप इस तरह नहीं करें कि आप डीप फ्राइड आइटम्स उसमें बनाएं, क्योंकि आप डीप फ्राई करेंगे तो उसमें ऑयल का मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इवन अगर हेल्दी ऑयल भी होगा तो कैलोरीज तो उसमें ज़्यादा ही होंगी, तो अगर वो आप खाएंगे तो आपकी रिक्वायरमेंट से कैलोरीज आपकी बढ़ जाएंगी और वही बात है कि आपका वेट गेन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। तो वो फिर आपने उसका भी कम से कम इस्तेमाल करना है, मतलब कि डीप फ्राई के बजाय आप उसको स्टिर फ्राई कर दें, कम ऑयल में बनाएं, तो कम ऑयल में भी बहुत अच्छा बन जाता है। जैसे आप ग्रिल कर लेते हैं, या सॉटेड वेजिटेबल्स हो गए, या वैसे ही आप दाल बॉईल करके उसका तड़का बनाते हैं तो उसमें भी आप बहुत कम ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी की जितनी बात है तो नो डाउट बहुत अच्छा ऑयल है, बहुत हेल्दी ऑयल है, लेकिन उसका आप ओवर यूज़ नहीं कर सकते। जैसे है ना कि एक विटामिन आपको कोई प्रिस्क्राइब कर दे और उसका आप बस उसको आप बिल्कुल ही खाते रहें, ओवरडोज हो जाता है। सेम देसी घी का भी ऐसा ही है कि अगर आप उसको एक मिकदार से आप ज़्यादा करेंगे तो वो डेफिनेटली आपको फिर नुकसान देगा। अच्छा, चलें, ये तो बात हो गई, कॉन्शियस हो गए, डाइट प्लान दे दिया, सब कुछ कर लिया। आप क्या समझते हैं कि इस जो हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें मिल रही हैं वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें से मिलावट है, अनहेल्थी फूड्स हैं जी, वो आपके डाइट प्लान को तहस नहस कर सकती है, ऐसे ही है कैलोरीज के हिसाब से भी और हेल्थ वाइज भी नुकसान देती है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या? देखिए, जैसे आपने कहा है ना कि आजकल थोड़ा सा ना ये इशू हम बहुत फेस कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक चीज़ें, खालिस चीज़ें मिलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो गया है। लाइक के वो दूध और दही जैसे खालिस पहले लोग लेते थे, अब वो उस तरह की चीज़ें नहीं है। इसका मतलब देहात में पुराने ज़मानों में जो लोग खुद ही ग्राइंड करके खाते हैं, हाँ, और दही भी अपना बनाते हैं, दूध भी वगैरह सारा वो कुछ सबसे भी हेल्दी, वो सबसे हेल्थी होती है। हालांकि महसूस ऐसा होता है कि उन्होंने जी बहुत रोज़ाना असली घी खाया, लेकिन उनकी एक्सर्शन होती है और दूसरी चीज़ें उनकी हेल्थी होती है, बिल्कुल, तो वो इतना उनको नुकसान नहीं होता बनिस्बत अर्बन एरिया के जहाँ हम इस तरह। अच्छा, व्हाट्स अबाउट द जंक फूड? जैसे जंक फूड हो गया, और एक और टर्म है प्रोसेस्ड फूड, जिसमें ये
प्री पैक्ड जो होता है, प्री Exact, कुक्ड होते यही- हैं, यही बात। सॉसेजेस और ये केनेन्स वगैरह, ठीक है। तो वो चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो प्रोसेस्ड होता है। अब प्रोसेस्ड फूड भी बहुत हार्मफुल चीज़ है, और मेरे ख्याल से वंस अ वाइल चलें अगर आप लेते हैं तो ठीक है, लेकिन उसको भी आपने रोज़मर्रा की डाइट में आपने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि उसमें भी ऐसे एडिटिव्स होते हैं, ऐसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, क्योंकि नेचुरल तो नहीं होता ना, उसको तो प्रोसेस्ड किया गया होता है। तो वो जितने उसमें केमिकल्स और वो सारी चीज़ें ऐड हुई होती हैं तो वो भी आपको कार्सिनोजेनिक उसको कहते हैं, और वो कैंसर कॉजिंग होती हैं। तो मेरे ख्याल से आप प्रोसेस्ड फूड तो बिल्कुल ही ना खाएं। और जंक फूड में जैसे बर्गर, पिज़्ज़ाज़, वही बात है कि अगर आप बहुत आपका जैसे आदत हो जाती है ना, तो कभी कभार आप सारे जैसे कहीं बाहर आप हैंग आउट करने जा रहे हैं तो चले आप ले सकते हैं, लेकिन उसको आप रोज़ नहीं, जैसे फूड पांडा पे आप रोज़ उसको ऑर्डर कर रहे हैं और घर में आप वो वही चीज़ें रोज़ वहाँ डिनर वही है वक्त आपका। ख़त्म होने वाला है, लेकिन आखिर में ये बात कहूँगा कि खाना पकाना जैसे ज़रूरी नहीं कि मैं ये कहूँ कि सिर्फ ख़वातीन उसकी ज़िम्मेदार है खाना पकाने के। ये जो डिलीवरीज़ है, ये जो जंक फूड है, ये जो प्रोसेस फूड है, क्या इन्होंने हमें उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है कि जहाँ हेल्थी फूड बनाना तकरीबन बहुत कम हो गया जी है ना। जी तो इसमें फिर ख़वातीन का भी बहुत बड़ा रोल है, घर की ख़वातीन का, जी जी कि आपको क्या खिलाया जा रहा है, हाँ, आपको हेल्थी डाइट दिया, भाई आज तबीयत ठीक नहीं है, आज मंगवा लो कहीं से, बाहर से मंगा लो। मंगवा लो, ऐसे ही होता है। ये इसमें यही बात है ना कि हमने अपनी आसानी के लिए, अपने शॉर्टकट्स के लिए हमने ये चीज़ें इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा कर दी हैं। हमें शायद इतना वो रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन अब जैसे कोई भी इवन अगर घर में भी वो बना रहे हैं तो बाहर के रेडी टू ईट वाले जो कोफ्ते होते हैं, वही उसी का वो आप थोड़ा सा उसको पका के बस सर्व कर दें। तो मेरे ख्याल से यही होना चाहिए कि कोशिश करें जितना मैक्सिमम आप होम कुक्ड फूड्स पे आ सकते हैं, होल फूड्स पे आ सकते हैं, तो उतना ही आपके सेहत के लिए और आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने हमारे साथ बहुत अच्छी डिस्कशन की। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने Thank हमें you, वक्त दिया, thank you. बहुत शुक्रिया।